नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका एसपी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स का है। रिवीजन लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, वो आप देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में हम प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। Following are some of the provisions of Act which a company has to comply while issuing debentures। कुछ कुछ कंपनीज एक्ट ने प्रोविजंस दिए जो हमें फॉलो करने होंगे, मतलब कंपनी जो इशू कर देंगे डिबेंचर्स उनको फॉलो करने होंगे। नंबर 1, नो वोटिंग राइट्स। कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स। कंपनी ऐसे डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती है जिस पे वो अपने डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट ऑफर कर रही है। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। आपको पता है कि डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं, इसलिए शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। एंड सो they do not have any voting rights except in matters affecting them. Okay, second point, types of debentures. Company can issue secured or unsecured debentures and fully or partly convertible debentures और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कंपनी एक तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर सकती है, मैंने आपको बताया था सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है कंपनी। एंड फुल्ली और पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब क्या, कि जो पूरे डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, या पार्टली मतलब 100 शेयर है उसमें से 50 डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, उसको हम बोलते हैं पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब जो डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ऐसे भी डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है। टू इशू कन्वर्टिबल डिबेंचर्स स्पेशल रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग। आपको अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करने हैं तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी एक पॉइंट रह गया हमारा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में। ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन नेचर। सारे के सारे जो डिबेंचर्स है वो रिडीमेबल होने चाहिए, मतलब क्या, उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कंपनी ने रीपेमेंट करना चाहिए अपने डिबेंचर होल्डर्स को। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। कंपनी शैल रिडीम द डिबेंचर्स एंड पे इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर इशू। कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को रिडीम करना चाहिए एंड उसको उसके ऊपर का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने डिबेंचर होल्डर्स को देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिबेंचर सर्टिफिकेट। कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर्स विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी ने जिस दिन डिबेंचर्स अलॉट कर दिए उसके 6 महीने के अंदर कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर्स को एक डिबेंचर सर्टिफिकेट देना चाहिए। Next point, create debenture redemption reserve. Company has to create a debenture redemption reserve account out of profits of the company available for payment of dividend. कंपनी को एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना होता है जिसको हम बोलते हैं DRR अकाउंट, और वो अकाउंट आपका किससे बनता है, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। ऐसे प्रॉफिट्स जो कि डिविडेंड पे करने के लिए कंपनी के पास अवेलेबल है, उस प्रॉफिट से कंपनी एक DRR अकाउंट बनाएगी और वो अकाउंट कंपनी यूज करेगी ओनली फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। इफ द कंपनी इशूज प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है या तो इनवाइट किया है मोर देन 500 पीपल, 500 लोगों से ज़्यादा लोगों को अगर कंपनी ने इनवाइट किया है डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, तो कंपनी को एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा। उस बंदे का मेन क्या काम क्या होगा, उसको डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। सर मतलब डिबेंचर ट्रस्टी जो होता है वो एक इंडिविजुअल होता है या कंपनी होती है या क्या? नॉर्मली तो एक डिबेंचर ट्रस्टी मतलब इन द फॉर्म ऑफ कंपनी होती है, एक बंदा सिंगल हैंडेडली एक इशू को मैनेज नहीं कर सकता। सो डिबेंचर ट्रस्टी भी एक कंपनी के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिबेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच एनसीएलटी। एनसीएलटी का मीनिंग होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी के रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं जनरली सब एनसीएलटी में जाते हैं, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का इशू है या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का इशू है,
उस केस में जैसे हम एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं, डिबेंचर्स के केस में भी हम एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं। डिबेंचर ट्रस्टीज हैव टू रिट्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर ट्रस्टी को अपने डिबेंचर होल्डर्स के जो ग्रीवियंसेस है, मतलब जो क्वेरी है, उनको वो सॉल्व करना होता है। If the company defaults in repaying the principal amount on maturity or defaults in paying interest thereon, debenture trustees can approach NCLT for redressal। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया प्रिंसिपल अमाउंट रिपे करने में डिबेंचर होल्डर्स का, या तो इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो डिबेंचर ट्रस्टी एनसीएलटी को अप्रोच कर सकता है कि हमारी जो क्वेरी है वो सॉल्व कीजिएगा। एनसीएलटी कैन डायरेक्ट अ डिफॉल्टिंग कंपनी टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। उसके बाद एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर देगा, भाई इन डिबेंचर होल्डर्स का तुम प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट जो भी पेंडिंग है वो रीपे कर दो। ग्रीवियंस का मतलब कंप्लेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, impose restrictions। When the debenture trustee is of the opinion that the assets of the company are insufficient or likely to become insufficient to redeem the principal amount of debentures, it may approach NCLT। डिबेंचर ट्रस्टी के ओपिनियन में अगर कंपनी के असेट्स इनसफिशिएंट है डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करने के लिए, तो उस केस में वो जा सकते हैं अपने एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी ऑर्डर देगा कंपनी को कि फर्दर, वो एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर देगा कि भाई अभी तुम फर्दर लाइबिलिटीज इनकर करना थोड़ा सा बंद करो, मतलब और कहीं से भी लोन वगैरह मत उठाओ कि जिसके वजह से डिबेंचर होल्डर्स का रिपेमेंट ना हो पाए। लास्ट पॉइंट, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट के जो डिबेंचर्स के रिलेटेड प्रोविजंस है वो अगर कॉन्ट्रावेन कर दिए तो उसकी पनिशमेंट क्या है। If the company fails to comply with any provisions of the Act, then the company and its officers shall be liable to pay fine or imprisonment or both as prescribed in the Act। अगर कंपनी ने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस फॉलो नहीं किए अच्छे से, तो कंपनी एंड कंपनी के जो ऑफिसर्स है जिन्होंने डिफॉल्ट किया है उनको फाइन पे पर करना पड़ेगा, या तो इनको इम्प्रिजनमेंट होगी, मतलब उनको जेल जाना पड़ेगा, या दोनों भी हो सकता है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है रिलेटेड टू इशू ऑफ डिवेंचर्स। अभी हम अगले लेक्चर में प्रोविजंस एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014 देखेंगे। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।